नमस्कार दोस्तों, मैं राम निवास और आप सभी का तैयारी कर लो एप्लीकेशन पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, एवरेज की सीरीज में आज नेक्स्ट पार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल के हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आज का इसमें दिया है कि भाई एक छात्र 2 अंकों वाली 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करता है। भाई कोई छात्र है, वो 2 अंक वाली 10 संख्याओं का एवरेज अगर फाइंड आउट करता है, यदि एक संख्या के अंकों को बदल दिया जाता है तो एवरेज जो औसत है वो 2.7 कम हो जाता है। तो 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का अंतर क्या होगा, ये चीज आपको फाइंड आउट करनी है। तो दोस्तों, मैंने आपको लास्ट क्लास में या लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि अगर मान लो कोई भी 2 अंक वाली संख्या है और उसके अंक पलटने से क्या होता है क्या नहीं होता, उन सारी चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो देखिए, एक बार मैं फिर आपको बता देता हूं कि अगर मान लो कोई भी 2 अंक की संख्या है, सपोज दैट आप कुछ भी ले लो, जैसे मान लो आपने लिया 34, ठीक है। अब जब मैंने 34 लिया, 34 अंक पलट दिए। अंक पलटने का मतलब है 4 की जगह 3 चला जाएगा, 3 की जगह 4 आ जाएगा, तो 43, ठीक है। फिर मान लो मैंने ले लिया 27 या 25 और अंक पलट के मैंने क्या बना दिया, 52। तो आपने देखा कि इस टाइप से जो भी 2 अंक की संख्या है, और 2 अंक की संख्या आपकी कहां से स्टार्ट होती है आपको अच्छी तरीके से पता है। ये संख्या आपकी कहां से स्टार्ट होगी, 10 से लेकर और कहां तक होती है आपकी 99 तक, 99 तक। ये 2 अंक की संख्या है। ये सारी की सारी कितनी संख्या है, 2 अंकों की संख्या है, 2 अंक की संख्या। अगर इनके मैं अंक पलट देता हूं तो पलटने के बाद में 2 अंक की संख्या बनेगी। सिंपल सी बात है, 2 अंक है ना। तो अंक पलटने के बाद में एक संख्या मान लो हो सकता है बड़ी बन जाए, एक संख्या आपकी छोटी बन जाए। तो यहां पर आपने इनका अंतर अगर लेते हो तो अंतर इसका कितना आ रहा है आपका 9। यहां पर अंतर इसका कितना आ रहा है, यहां पर देखिए अंतर कितना आ जाएगा आपका 27, ठीक है। अब एक चीज देखो, यहां पर आपने ये देखा कि जब इनका अंतर 9, 27, इस तरीके से कोई भी संख्या ले लो, आप खुद कोई और एग्जाम्पल लेके इनको चेक कर सकते हो। तो आप यहां पर पाओगे कि जो अंतर जो आता है वो हमेशा किससे डिविजिबल होता है, किससे विभाजित होता है, वो हमेशा और हमेशा किससे विभाजित होता है, 9 से विभाजित होता है। यानी 2 अंक की संख्या तथा उसके अंक पलटने से बनी संख्या का अंतर हमेशा किससे विभाजित होता है, 9 से विभाजित होता है। यदि अगर मान लो ये कितनी बार इसको डिवाइड कर रहा है, 1 बार, ये कितनी बार कर रहा है, 3 बार, आपने देखा कि जो अंकों का अंतर, जो संख्याओं का जो अंतर है वो हमेशा 9 से विभाजित होता है। वो जितनी बार उसको विभाजित करता है, जो भागफल जो आपका आता है वो हमेशा उस संख्या के अंकों के अंतर को दिखाता है। देखिए, 9 में 9 का भाग दिया, कितनी बार गया, 1 बार। तो इसका मतलब ये कि इस संख्या के अंकों का अंतर कितना है, 1 है, ठीक है। समझ में आई बात। यहां पर देखिए कितनी बार भाग गया, 3 बार। तो ये आपका यहां पर किसको दिखा रहा है, इस संख्या के अंकों के अंतर को दिखा रहा है, ठीक है। तो समझ गए होंगे बात को आप। तो यहां पर आपने देखा कि इस तरीके से अगर मान लो जब अंक पलट जाएंगे तो या तो संख्या बड़ी बन जाएगी या संख्या छोटी बन जाएगी। जैसे मान लो मैंने लिया 83, ठीक है। आपको उस तरह एवरेज कैसे हुआ, मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिया 83, भाई 83 आपकी एक संख्या मैंने ले ली और मैंने क्या कि इसके अंक पलट दिए, तो पलटने पर ये कितनी बन जाएगी, 38। तो एक बात बताओ, अगर एवरेज मुझे इसका एवरेज में अगर इसको फाइंड आउट करना था, अंक गलती से पलट गए, वो 38 लिखा गया, तो एवरेज अब बताओ योग कम होगा कि ज्यादा होगा, तो योग क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो एवरेज भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हमने इससे पहले कई क्वेश्चंस किए थे, उनमें एवरेज क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप के आ सकते हैं कि एवरेज कम भी हो सकता है, एवरेज बढ़ भी सकता है। तो यहां पर देखिए कि इसमें क्या होगा कि हमेशा कितनी संख्याएं आपको दी होगी, लगभग मोस्ट ऑफ केस में आपको 10 संख्याओं की बात करेगा, और एक संख्या के अंक पलट दिए तो पलटने के बाद में औसत इतना 2.7 कम हो गया। मतलब औसत का मतलब है प्रत्येक संख्या पर 2.7 कम हो गया। तो प्रत्येक संख्या पर 2.7 कम हुआ तो ऐसी संख्या कितनी है, 10। तो कुल मिला के अंतर कितने का था, 27 का। मतलब उस संख्या के अंकों में कोई तो पलटा गया, पलटने पर नई संख्या बनी है, तो अंतर वहां पर जो बना था वहां क्रिएट हुआ था, वही अंतर यहां पर कितना है, 27 है। अब ये 27 में किसका भाग जा रहा है, आपका 9 का। कितनी बार जा रहा है, 3। तो ये उसी संख्या का अंतर था 27, और अंतर हमेशा किससे विभाजित होता है, 9 से। 9 का मैंने भाग दिया, कितनी बार गया, 3। तो हमेशा उस संख्या का अंकों का अंतर कितना होगा, 3 होगा। तो आप हमेशा ध्यान में रखना कि इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो उसमें अंकों का अंतर ही आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया बात।
हो सकता है आपको यहां पर कोई संख्या भी दे सकता है, यहां पर कोई भी संख्या लिख देगा कि बताओ निम्न में से कौन सी संख्या है। तो अगर संख्या भी यहां लिखता है ना, तो ध्यान में रखना लॉजिक यही लगेगा, उनकी उस संख्या के अंकों का अंतर कितना होना चाहिए, 3। अदरवाइज हम कोई संख्या ऐसे निकाल भी नहीं सकते। ठीक है, फिर देखो 3 व्यक्ति एबीसी है, उनका औसत वजन 84 केजी है, 84 किलो है। 3 आदमी एबीसी, एक और व्यक्ति डी के आ जाने से, 3 तो पहले से थे, डी और आ जाता है तो आते ही उनका एवरेज कितना हो जाता है, औसत वजन 80 किलो हो जाता है। यदि एक व्यक्ति ई जिसका वजन डी से 3 किलो अधिक है वो ए के बदले आ जाता है, तो अब बी सी डी ई का जो औसत वजन है वो 79 केजी हो जाता है। ठीक है, अब स्टेप टू स्टेप इस क्वेश्चन को लेके चलते हैं हम। यहां पर 79 है, यहां पर 80 है, यहां पर 84 है। देखिए पहले आदमी कितने थे, 3 एबीसी, उनका एवरेज कितना था, 84। तो बंदे 3 थे, हम टोटल निकाल लेते हैं। तो 84 इंटू 3 अगर मैं करूं तो 12 और 240 कितना हो गया, 252 केजी। ठीक है, अब एक व्यक्ति और आ गया डी, तो डी के आ जाने से, तो 3 पहले से थे, बंदे कितने हो गए, 4। तो मैं क्या करूं, ए प्लस बी प्लस सी और प्लस का डी, तो 4 तो 80 इंटू कितना कर दूं, 4, कितना हो गया 320 केजी। आपको पता है 3 का ये वजन था, 4 का ये वजन है। अगर मैं यहां पर एबीसी का मान यहां रख देता हूं, एबीसी का मान कितना है 252, तो मैं 252 यहां पर रख देता हूं और प्लस में डी बराबर 320 कर दूं, तो डी का मान यहां पर 320 माइनस 252 कितना निकल कर आ जाएगा भाई, देख लो 68 किलो। कितना निकल कर आ जाएगा, 68 किलो। ठीक है, या हम डी को निकाल सकते हैं। अब क्या कह रहा है कि ई जिसका वजन डी से 3 किलो अधिक है, तो ई को हम कैसे निकालेंगे, डी से 3 किलो अधिक है, तो 68 और 3 कितना हो जाएगा, 71 किलो, 71 किलो 71। अब क्या कह रहा है कि बी सी डी ई का औसत वजन 79 केजी है। बी सी डी ई का यानी बी का और सी का और डी का और ई का औसत वजन 79 है, तो 79 इंटू 4 कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 320 माइनस 4 अगर मैं करूं तो 316 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करूं, पूछा क्या आपसे, ए का वजन क्या होगा, यहां पर क्या पूछा है, ए का वजन क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर ए का वजन निकालना है तो ए यहां पर देखिए, यहां पर ए है, तो ए का निकालना है तो आप बी सी डी को हटाना पड़ेगा, है ना। बी सी डी का मान आपको पता होना चाहिए, तो ए का निकालना है तो यहां पर डी और ई का मान तो पता है मुझे, बी सी का मान मिल जाएगा। तो मैं बी प्लस सी का अगर मान निकालूं तो 316 में से डी का कितना है भाई, देखो डी का 68 किलो और ई का कितना है 71 किलो। ये इसमें से अगर मैं घटा देता हूं तो आप देखिए ये टोटल कितना आ जाएगा, 316 में से अगर मैं यहां पर ये घटाऊं तो 9 और कितना हो जाएगा, 139 किलो यहां से घटेगा। तो जब 139 इसमें से जाएगा तो यहां पर बी प्लस सी, तो हमारे पास में कितना निकल कर आ जाएगा, 116 और 61, 116 और 61, तो ये आपका आ जाएगा 177। कितना हो जाएगा, 177, 177। तो बी और सी की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 177। अब ये मान मैं यहां पर अगर रख देता हूं इसमें, तो ए का मान कितना आ जाएगा, ए का 252 में से आप 177 घटा दो। ठीक है, तो जब आप ये घटाओगे तो आपके पास वैल्यू किसकी निकल कर आ जाएगी, ए की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, क्योंकि बी और सी का मान हम वहां से निकाल चुके हैं। तो यहां पर आपने देखा कि टोटल हमारे पास में कितना आ गया, 52 और 23। यहां पर अगर 52 और 23 की बात करूं तो मेरे पास में कितना निकल कर आ रहा है, 75 किलो, 75, यानी सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं एवरेज से रिलेटेड, जहां पर इसका मतलब क्या होता है, हमें डायरेक्ट योग में जाना होता है और वैल्यू पुटिंग के सारे होते हैं, इधर उधर से उठाओ और उनकी वैल्यू रखो और दूसरा फाइंड आउट करो। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन आपके चलते हैं, स्टेटमेंट बेसिस होते हैं, तो इस तरीके से आप इनको सोल्व कर सकते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, जल्दी से इसको बताओ। किसी छात्रावास में 35 विद्यार्थी थे। मैं एक चीज आपको बताता हूं, इस क्वेश्चन को अगर करना है तो मैं डायरेक्ट करके बता सकता हूं। कैसे, मैंने पढ़ा किसी छात्रावास में, लास्ट में मैंने पढ़ा किसी छात्रावास का प्रतिदिन आरंभिक खर्चा कितना था।
किसी छात्रावास का प्रतिदिन प्रारंभिक खर्चा कितना था। प्रारंभिक मतलब पहले का। अगर क्वेश्चंस को मैं देखते मुझे क्वेश्चंस करने, तो अगर यहां आप देखो प्रारंभिक खर्चा पूछा है, ठीक है। खर्चा एक्चुअली में क्या होता है, हॉस्टल की जब बात होती है तो खर्च क्या होता है कि संख्या स्टूडेंट की इनटू संख्या स्टूडेंट की इनटू क्या होगा, उनका एवरेज खर्च, एवरेज खर्च, ठीक है। तो मैंने यहां पर देखा कि जब खर्चा पूछा है तो ऑप्शन में तो खर्चा दिया गया, मुझे या तो एवरेज मिल जाए या संख्या मिल जाए, और वो जिस ऑप्शन में भाग लगेगा वो मेरा आंसर है। तो मैंने यहां पर देखा दिया गया कि किसी छात्रावास में 35 विद्यार्थी थे, तो इनिशियल कितना दिया, 35 थे, पहले 35 थे, ठीक है। तो इसका मतलब पहले का खर्चा पूछा है, पहले विद्यार्थी 35 थे, जिस ऑप्शन में 35 का भाग चला जाए। आपको अगर 35 से भाग वैसे नहीं दे पा रहे तो आप ऐसे ही करो, 35 को तोड़ लो, 5 × 7, 7 × 5 35 होता है। अब देखो पहले ये देखो 5 का किस किस में जा रहा है, तो 5 का एक तो इसमें जा रहा है, एक इसमें जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा, तो ये दो तो हमारे आंसर होंगे नहीं। अब देखो 7 का किस में जा रहा है, 7 का इसमें तो नहीं जा रहा, 35 तक जाएगा, फिर आपका 50 तो पूरा पूरा नहीं जा रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। तो फिर आंसर 7 का इसमें पूरा पूरा जा रहा है, इसका मतलब डी ऑप्शन मेरा राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो। तो सिंपल मैंने देख के भी क्वेश्चंस को करने की आपको चीज बता दी है कि किस तरीके से हमें करना है, तो आप इस तरीके से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। बाकी देखो हम बात करते हैं बेसिक मेथड की, बेसिक मेथड से मैं इसको कैसे करता हूं, ठीक है। यहां पर देखिए आपको कहा गया किसी छात्रावास में 35 विद्यार्थी थे, यदि विद्यार्थियों की संख्या 7 बढ़ जाती है। अगर 35 विद्यार्थी थे, पहले 35 विद्यार्थी थे, ठीक है। मैं यहां पर कंपेयर करता हूं कि ये पहले की कंडीशन है और अब की कंडीशन है। पढ़ लेते हैं, पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। 35 विद्यार्थी, यदि विद्यार्थियों की संख्या 7 बढ़ जाती है तो 35 से बढ़ के कितने हो जाएंगे, 42। फिर आपसे कह रहे हैं तो भोजन पर प्रतिदिन खर्चा 42 रुपए बढ़ जाता है, मतलब 7 विद्यार्थी आ जाते हैं ना, तो जो खर्चा है वो 42 रुपए आपका बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद में देखिए जबकि प्रत्येक छात्र का औसत खर्च 1 रुपए कम हो जाता है, और प्रत्येक विद्यार्थी उसका औसत खर्च है वो कितने रुपए कम हो जाता है, 1 रुपए कम हो जाता है, ठीक है। तो छात्रावास का प्रतिदिन प्रारंभिक खर्चा क्या होगा, तो मेरे पास में यहां पर एक चीज निकल कर आती है कि क्यों ना मैं ऐसा करूं कि अब खर्चा मेरे पास में ज्यादा हो रहा है, क्योंकि देखो खर्चा बढ़ रहा है ना, तो अब का खर्चा, अब मेरे पास में जो सेकंड कंडीशन है उसमें खर्चा ज्यादा हो रहा है, और पहले वाली कंडीशन में खर्चा क्या था, कम था। तो मैं क्या करूंगा, ऐसा करता हूं कि अब का खर्च माइनस पहले का खर्च कर दूं, तो दोनों में अंतर कितना आएगा, 42 का। समझ रहे हो बात को। खर्चा हम निकालते कैसे हैं, तो खर्चा आपने देखा कैसे निकालेंगे, खर्चा आपका क्या होता है, संख्या, छोरों की संख्या इनटू क्या हो जाएगा, उनका औसत, ठीक है। हम क्या करेंगे, अब का क्यों अब ज्यादा है और हमेशा अंतर क्या होता है, ज्यादा माइनस कम होता है, तो अब माइनस पहले, ठीक है, ऐसा कर देंगे तो अंतर कितना है, 42। अच्छा अब खर्च कितना है, अब खर्चा माइनस पहले खर्चा, ये तो करना है। अब खर्चा कितना है, तो अब खर्चा विद्यार्थी संख्या कितनी है, 42, ठीक है, 35 और 7 42, और मैं पहले का निकालता हूं यहां पर, तो पहले का खर्चा कितना था, तो पहले 35 विद्यार्थी थे, एवरेज मुझे नहीं पता, मैं मान लेता हूं एवरेज कितना था, x था, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि प्रत्येक छात्र का औसत खर्चा 1 रुपए कम हो जाता है, तो इसका मतलब अगर पहले x था तो अब कितना x -1 है, ठीक है, बराबर अंतर कितना है, 42। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं, ये कितना हो गया, 42x -42 -35x बराबर 42। यहां पर हमने अंतर लिया तो ये 35x, तो x में से x वाले घट गए, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 7x, 7x -42 बराबर 42, तो 7x बराबर कितना आ गया, 84। तो x का मान 84/7 यानी कितना आ गया, 12। x का मान कितना आ गया, 12। पहले का खर्चा आपसे क्या पूछा है, पहले का खर्चा, तो पहले खर्चा कितना था, 35x, तो पहले का खर्चा जो प्रारंभिक खर्च है वो कितना था, पहले का जो खर्चा था वो कितना था, 35x, 35x, तो 35 इंटू क्या कर दो, 12, ठीक है।
तो 12 इंटू 3 कितना हो जाएगा 36, और 60 कितना आ जाएगा आपका 420। तो यहां पर जो निकल कर कितना आ रहा है मेरे पास में खर्चा 420। तो इस तरीके से आप इनको सोल्व कर सकते हो। सोल्व करने की मैंने आपको एक माइंड का मेथड बता दिया और एक इस टाइप से मेथड बता दिया। आप दोनों तरीकों से इसको सोल्व कर सकते हो। काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि विवाह के समय पति पत्नी की जो औसत आयु 23 वर्ष थी, ठीक है। विवाह के 5 साल बाद उनका 1 वर्ष का बच्चा है, तो बच्चे के जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या थी। अब क्या करते हैं कुछ लोग, बच्चे के जन्म के समय, मेन यहां पर जो कंफ्यूजन करने वाली, जो यहां पर हमें दिक्कत करने वाली लाइन है, वो इतना सा टर्म है बच्चे के जन्म के समय। अब बच्चे के जन्म के समय हमें यह दिक्कत आती है, पहले मियां बीबी 2 थे, अब बच्चा और आ गया, और बच्चे के जन्म के समय अगर मुझे एवरेज उनका निकालना है तो मैं बच्चे को काउंट करूं या ना करूं, कैसे करूंगा, सबसे बड़ी दिक्कत ही है ना। अब हम क्या करें बताओ, बच्चे को या तो काउंट करें या बच्चे को काउंट ना करें। भाई बच्चे के जन्म के समय कैसे मान के चले कि भाई 2 बंदों का भाग दूं या 3 का भाग दूं, किस तरीके से हम डिसाइड करेंगे। तो आइए, अगर इस टाइप का कंफ्यूजन होता है ना, तो ऑप्शन हमेशा, ये बात किस पर डिपेंड करती है, ऑप्शन पर डिपेंड करती है। उससे पता चलता है कि एग्जामिनर किस व्यू में उस चीज को पूछना चाहता है। ठीक है, देखिए विवाह के समय पति पत्नी की जो आयु थी, पति और पत्नी की आयु थी, इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा वर्तमान में लेके चला करो। किस में लेके चला करो, वर्तमान में। ठीक है, आप ऐसा करो कि जब बच्चे का जन्म हुआ था, मैं बात वहीं तक ही लेके जाता हूं, कि बच्चे का जब जन्म हुआ था तो मैं बात वहीं तक ही लेके चलता हूं। ठीक है, बच्चे के जन्म के समय, बच्चे के जन्म के समय, तो सोचो कि 5 साल पहले जब मियां बीबी दोनों थे तो उनकी एज कितनी थी टोटल, 23 इंटू 2 46 साल। कितनी थी, 23 इंटू 2 46 साल। अब क्या कह रहा है, अब 5 साल बाद में उनके 1 साल का बच्चा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि जब भाई अब बच्चा 1 साल का है, तो जब बच्चा 1 साल का हुआ तब बाप भी 1 साल बड़ा था, मां भी 1 साल बड़ी थी। ठीक है, तो इसका मतलब जब बच्चे का जन्म हुआ था तब मां और बाप कितना कितना बड़े थे, 4-4 साल ही बड़े थे, है ना। तो मैं ऐसा करता हूं, दोनों को और जोड़ देता हूं, 2 इंटू 4। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए कितना हो गया, 46 और प्लस का आ गया 8, ये मेरे पास में कितने हो गए 54। फिर भी देख लेना, बच्चे के जन्म के समय अगर मुझे निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, पहले 23 इंटू 2 था, मियां बीबी 2 ही थे। ठीक है, इस केस में क्या था, उसकी मां थी और उसका बाप था, फादर और मदर थे। कब, जब बच्चे का जन्म हुआ था, एट द टाइम ऑफ बर्थ। ठीक है, तो आपने देखा जब बच्चे का जब जन्म हुआ था तब उस केस में मां और बाप पहले जब 5 साल पहले 23 इंटू 2 यानी 46 साल के थे, दोनों के टोटल एज थी वो 46 साल की थी, एवरेज उनका 23 साल था। अब 5 साल बाद में, शादी के 5 साल बाद में उनको 1 साल का बच्चा है। इसका मतलब यह हुआ कि आज अगर 5 साल बाद में 1 साल का बच्चा है तो उनको शादी के 4 साल बाद में बच्चा हुआ होगा। ठीक है, तो बच्चा जब 1 साल का हुआ तो मां भी 1 साल बड़ी होगी, बाप भी 1 साल बड़ा होगा। तो चाहो तो वर्तमान से आके आप पीछे जा सकते हो, अदरवाइज आप ऐसा मान सकते हो कि जब बच्चे का जन्म हुआ था तब मां भी 4 साल बड़ी थी और बाप भी 4 साल बड़ा था। इसका मतलब उनकी टोटल एज पहले 46 थी, तो आज 8 और जुड़ के कितनी हो जाएगी, 54। यहां तक क्लियर आपको। अब 54 हो जाती है। अब हमें क्या पूछा गया कि बच्चे के जन्म के समय परिवार की जो आयु है वो क्या होगी। अब कुछ लोग क्या करते हैं, बच्चे के जन्म के समय फिर वो उसमें भाग किसका देते हैं, 2 का देते हैं, है ना। किसका भाग देते हैं, 2 का। हिसाब बच्चे का जन्म हुआ था तो हम 2 का भाग दे देंगे, एवरेज एज कितनी आ जाएगी, 27। क्यों भाई, बच्चे के जन्म के समय जब जन्म हो गया उसका, है ना, जब उसका जब जन्म हुआ तो जन्म होते वो बंदे तो 3 हो गए ना। ठीक है, उसने दिन नहीं लिए, वो मतलब कुछ उसने उम्र नहीं ली, लेकिन हो तो गया, एग्जिस्टेंस तो है, वो प्रकृति में उपस्थित तो है बंदा। तो वहां पर 2 का भाग नहीं लगेगा, वहां पर कितने का भाग लगेगा, 3 का। तो यहां पर जो आपका एवरेज है वो कितना निकल कर आ जाएगा, कितना निकल कर आ जाएगा, 18। तो बच्चे के जन्म के समय उस परिवार का जो एज थी, एवरेज एज थी, औसत आयु थी, वो कितनी थी, 18। ठीक है, तो समझ गए होंगे बात को। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं
कि पति पत्नी और उनके बच्चे की औसत आयु 3 वर्ष पूर्व 27 साल थी। मैं क्या कह रहा हूं, आपको तो वर्तमान में आना है। कहां तक आना है? वर्तमान में। क्वेश्चन को कहां पर लेके आना है? वर्तमान में। वर्तमान में लेके आएंगे तो पति पत्नी और बच्चे, पति पत्नी और बच्चे की जो औसत आयु 3 साल पहले 27 थी, आज कितनी हो जाएगी भाई? आज कितनी हो जाएगी? तो 3 साल पहले 27 थी तो 3 थे, प्लस आज वर्तमान की बात हो रही है तो 3 लोग हैं और 3 साल, तो तीनों भी 3 बढ़ेंगे ना, तो 9 और इसमें बढ़ जाएगा। आज इनकी जो एज है वो कितनी हो जाएगी? 81 और 9 कितने साल हो जाएगी? 90 साल। आज उनकी एज कितनी है? 90 साल। अब क्या हुआ, पति और पत्नी एवं बच्चे की औसत आयु, पत्नी और बच्चे की औसत आयु 5 वर्ष पूर्व 20 वर्ष थी। 5 वर्ष पूर्व 20 वर्ष थी। 2 ही थे तो 2 इंटू 20, 5 साल पहले। तो अब कितने के हैं? 5 और बड़े हैं दोनों, तो 5 इंटू 2 कितना हो गया? 10। तो अब कुल मिला के कितना आ रहा है भाई? ये 50। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ आज इस टाइम में पति पत्नी और बच्चे मिलाकर 90 साल के हैं और पत्नी और बच्चे कितने के? 50 साल के। तो यहां पर जो अंतर है, पति कितना का हो जाएगा? फिर पति कितना का हो जाएगा? तो आप क्या करोगे, 90 में से 50 घटा दो, पति कितने का हो जाएगा? 40 साल का। तो वर्तमान में पति की आयु वो कितनी है? 40 साल है। तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप हमेशा क्या करना है, इसको वर्तमान में लेके आ जाया करो। ठीक है, वर्तमान में लेकर इस बात किया करो। फिर यहां पर पूछता ना, पति की वर्तमान में एज कितनी है बता दो, पति की 5 साल पहले कितनी थी, 3 साल बाद में कितनी थी, उसके अकॉर्डिंग आप इसको बता सकते हो। जल्दी से बताइए, पति एवं पत्नी की औसत आयु जिसका 4 वर्ष पूर्व विवाह हुआ था और विवाह के समय 25 वर्ष थी, औसत आयु पति और पत्नी की, पति और पत्नी 4 वर्ष पूर्व विवाह हुआ था और विवाह के समय, अब देखो लेके कहां आना है इसको? वर्तमान में। ठीक है, तो विवाह के समय पति और पत्नी की जो औसत आयु थी वो 25 साल थी, तो 25 इंटू 2, 4 साल पहले हुआ था तो आज 8 और बढ़ जाएगा इसमें, तो ये कितना हो गया? 58 साल। ठीक है, अब क्या हुआ, एक बेटा भी हो गया है ना, तो पति पत्नी और पुत्र, अब 3 हो गए। एवरेज एज आज कितनी है इनकी? पति पत्नी पुत्र की औसत आयु 20 वर्ष है, तो अब कितने के हो गए? 60 के। पहले पति पत्नी, आज पति पत्नी की बात करें तो 58 साल के, पति पत्नी और पुत्र की बात करें तो 60 साल के। यहां पर अंतर कितने का आ रहा है? 2 का। 2 साल का बच्चा है, इनका जो बच्चा है उसकी आयु, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? 2 साल है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, देखो भाई, किसी परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु 35 वर्ष है, तो मैं क्या करता हूं, पिता और माता औसत आयु 35 वर्ष है, तो 35 इंटू 2 कितनी है? 70। पिता, लास्ट जो हमने किया था वही सेम क्वेश्चन है, पिता माता तथा पुत्र की औसत आयु कितनी है? 27, तो 27 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 81। यहां पर अंतर कितने का आ रहा है? 11 का। तो सिंपल सी बात है, यहां पर अंतर कितने का? इनमें पुत्र का, तो पुत्र है उसकी आयु कितनी है? 11 साल है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस को आप कर सकते हो। बताइए जल्दी से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एवरेज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यानी इसके बाद में एवरेज टॉपिक समाप्त हो जाएगा। तो आप जल्दी से इस क्वेश्चन को करो और मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें करना क्या है हमें, ठीक है, स्टेप टू स्टेप चलेंगे। 22 संख्याओं का औसत 52 है, संख्याएं कितनी है? 22। पहली 8 संख्याओं का औसत 48 है, अगली 11 संख्याओं का औसत 54 है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया था, पहले किया था ना। अब देखो, पहली 8 और 11, 8 और 11 19 हुई,
संख्या कितनी थी 22, संख्या बची कितनी है 3। अगर एक संख्या बचती, तो ऐसा क्वेश्चन हमने पहले किया था, एक संख्या बचती तो आपसे वो डायरेक्ट उसका मान पूछता कि बताइए 22वीं संख्या का मान क्या होगा, 20वीं संख्या का मान क्या होगा। लेकिन यहाँ पर संख्या कितनी बच रही है, हमारे पास में 3 संख्या बच रही है। और 3 संख्याओं की जब वैल्यू आपसे या तो एवरेज पूछेगा उनका, और या अगर उनका मान पूछना है तो ये आपस में उनका कुछ ना कुछ लिंक देगा, जैसा इसमें दिया गया है कि 20वीं संख्या 21वीं से 7 कम है और 21वीं संख्या 22वीं से 4 कम है, इस तरीके से। तो मैं ऐसा करता हूं कि सभी संख्याओं को लिख लेता हूं, भाई इन सब का योग बराबर इनका योग, ठीक है, सबका बराबर होना चाहिए। तो मैंने क्या किया यहां पर कि पहली 8 संख्या इंटू 48, ठीक है, प्लस में 11 संख्या इंटू कितना है 54, 54, ये यहां पर योग निकाल लिया। कितनी संख्याएं होगी यहां पर, अगर इन संख्याओं की अगर मैं बात करूं तो यहां पर ये संख्या कितनी है 19, कितनी संख्या है 19 संख्या, ठीक है। अब आगे मैं कौन सी संख्या लेता हूं, आगे मैं लेता हूं 22वीं, ठीक है, 19 होगी ना, 22वीं, 21वीं और 20वीं, ठीक है। मैं क्यों लेता हूं ये आपको मैं बताता हूं कि मैंने पहले 22वीं क्यों लिया। इसलिए लिया कि 20वीं संख्या 21वीं से 7 कम है, ठीक है, और 21वीं संख्या 22वीं से 4 अधिक है। इसका मतलब बात तीनों की कहां आके टिक रही है, 22वीं संख्या पर टिक रही है। तो चाहो तो आप इस तरीके से इनको कर सकते हो, जैसे मान लो मैं इनको यहां पर लिख देता हूं 22वीं, 21वीं और 20वीं, इन संख्याओं को मान लेता हूं। मान लीजिए 22वीं संख्या कितनी x है, तो ये 4 अधिक 21वीं, तो x प्लस कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, ठीक है। अब 20वीं संख्या ना 21वीं से 7 कम है, तो x प्लस 4 और माइनस का 7, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी x माइनस 3 हो जाएगी। तो ये संख्या मुझे मिल गई, तो इन संख्याओं को मैं यहां पर रख देता हूं। तो 20वीं संख्या x माइनस 3, 21वीं संख्या x प्लस 4, 22वीं संख्या x बराबर टोटल योग कितना है 22 इंटू 52, टोटल योग कितना आपका 22 इंटू 52। यहां पर देखिए टोटल कितना आ जाएगा आपका 64 और 6 और 32 384, प्लस यहां पर आपका कितना आ जाएगा 4 और फिर आपका आ जाएगा 9 और फिर आपका कितना आ जाएगा 594, और यहां पर अगर मैं इसको जोड़ूं तो कितना आ जाएगा 3x और ये आपका कितना आ जाएगा प्लस का 1 बराबर, और यहां पर आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, और ये आपका कितना हो जाएगा 10 और 4 14 और एक कितना आ जाएगा 1144, ठीक है। यहां पर देख लीजिए मैं इनको जोड़ देता हूं, तो जोड़ने पर पता चला कि ये वैल्यू जुड़कर कितनी हो जाएगी आपकी, टोटल कितना हो गया आपका 8 और एक कितना हो गया 9, ठीक है, यानी 3x प्लस ये कितना हो 4 4 8 एक कितना हो गया 9, उसके बाद में 9 8 कितना हो गया आपका 17, फिर 8 और एक कितना हो गया आपका 9, ठीक है, बराबर कितना हो गया 1144, 1144। सारी कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में। तो 1144 में से मैं क्या घटा देता हूं 979, ठीक है, 979 अगर मैं इसमें से घटाऊं तो आप यहां पर देखिए यहां पर बच कितना आ रहा है 144 और यहां से कितना आ जाएगा 21, तो मेरे पास में 165, यानी 3x का मान मेरे पास में 165, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया 165/3, तो यहां पर कितना आ जाएगा 5 और कितना आ जाएगा 3, तो x का मान कितना है 53, जो x है उसका मान कितना आ जाएगा मेरे पास में 53 आ जाएगा 53। अब देखिए जब x का मान मेरे पास में 53 है तो 53 क्या आ गई 22वीं संख्या है ना, 53 है वो कौन सी संख्या आ गई आपकी 22वीं संख्या। इसका मान कितना आ गया आपका, इसका मान कितना आ गया आपका 53। इसके बाद में पूछा इसने 22वीं संख्या तथा 20वीं संख्या का एवरेज क्या होगा। तो 22वीं संख्या तो 53, x जिसको माना था 22वीं को 53, और 20वीं संख्या कितनी आ जाएगी 53 - 3, यानी 20वीं संख्या आपकी कितनी आ जाएगी 50, 20वीं संख्या कितनी आपकी 50। तो मुझे एवरेज निकालना है
किसका, 20वीं और 22वीं का, 20वीं और किसका, 22वीं का। तो 20वीं संख्या कितनी आ रही है मेरे पास में 50, और ये 22वीं कितनी है 53, दो ही संख्या, दोनों का एवरेज कितना है 2, तो 103/2, यानी मेरे पास में कितना आ गया 51.5। मेरे पास में एवरेज कितना आ जाएगा 51.5, ये मेरा एवरेज हो जाएगा 51.5। तो देखिए 51.5 ऑप्शन है क्या, बिल्कुल ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नोट कर लीजिए। तो इस तरीके से हमने देखा कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कैलकुलेटेड टाइप होते हैं। मैंने आपको कई बार बताया भी है कि जब डायरेक्ट 3 या 2 से ज्यादा ही अगर संख्या आपसे पूछी जाती है तो उनमें आपस में कुछ न कुछ रिलेशन देना होता है, जैसा इसमें रिलेशन आपको दिया गया है कि भाई ये संख्या इससे इतनी बड़ी है इतनी छोटी है, तो आप इसके अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हो। तो इस तरीके से आज की क्लास में हमारा एवरेज टॉपिक समाप्त हुआ, और इस टॉपिक में हमने देखा कि बहुत सारी ऐसी चीजें थी, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है, यानी कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है ताकि हम अपने मिनिमम टाइम में क्वेश्चंस को कर सकें। तो लगातार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।